नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक थर्मल फिजिक्स में हमारे पास है ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। एक्चुअली हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में पढ़ा था और जाना था कि ट्रांसपोर्ट फिनोमिना जो होता है वो 3 तरीके का होता है। ठीक है, तो आज भी हम ट्रांसपोर्ट फिनोमिना की वन ऑफ द 3 फिनोमिनाज आर देयर एज आई सेड। तो हम आज थर्मल कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड हाउ थर्मल कंडक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, या हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट। ठीक है, तो लेट्स हैव अ क्विक ग्लेंस बिफोर स्टार्टिंग थर्मल कंडक्शन। तो हमने क्या जाना था ट्रांसपोर्ट फिनोमिना में कि ट्रांसपोर्ट होता है किन चीज़ों का होता है। मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट होगा, एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होगा, मास का ट्रांसपोर्ट होगा इन अ मीडियम। अब देखो हमारे पास कोई यदि कोई फ्लूइड है, फ्लूइड कहने का मतलब मेरे पास वो गैस भी हो सकता है और वो लिक्विड भी हो सकता है, यदि मैं जनरली बात करूँ। ठीक है, तो फ्लूइड के जो पार्टिकल्स होंगे, तो जब पार्टिकल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मोशन करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मोशन करेंगे, ठीक है, तो वो मोशन कई कारणों से हो सकता है। सपोज टेम्परेचर डिफरेंस इज देयर, है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज देयर, समझ में आया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज देयर। तो इस तरीके से मोशन उनका हो सकता है, समझ में आया। तो अब मान लीजिए यहाँ पर ए पॉइंट पर जो टेम्परेचर सपोज T1 है और बी पॉइंट पर सपोज टेम्परेचर क्या है T2। तो हीट जो होगी हमारी और जो एनर्जी जिसको यदि मैं बात करता हूँ, तो यदि टेम्परेचर T1 ज़्यादा है और टेम्परेचर T2 से, समझ में आया, तो हीट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, T1 से T2 की तरफ हीट का फ्लो होगा। ठीक है, तो जैसे हम एज वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी, या हम ऐसे कहीं हम एक डिस्टेंस जब कवर करते हैं तो टेम्परेचर में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। इसी को हम टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं, समझ में आया। तो सपोज ये डिस्टेंस हमारे पास ए से हम बी गए इन एक्स डायरेक्शन, तो मैं यदि कहूँ तो चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यही मेरे पास क्या होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट इज देयर, दैट्स व्हाई फ्लो ऑफ हीट इज देयर। यदि टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं होगा तो हीट का फ्लो भी नहीं होगा। ठीक है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्शन बोलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा था, हमने विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, थर्मल कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। तो थर्मल कंडक्शन हमें पढ़ना है, तो थर्मल कंडक्शन में किसका ट्रांसपोर्ट होगा, हीट का, यानी एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होगा। ड्राइविंग फोर्स क्या होगा हमारे पास, टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा। टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट होगा। ठीक है, फ्लक्स क्या होगा, हीट का फ्लक्स होगा। ठीक है, अब कहने का मतलब हीट फ्लक्स कहने का मतलब है, देखो अभी मेरे पास सपोज मैं यू एरिया ले लेता हूँ, डी एरिया मैंने लिया, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट है ना, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, समझ में, यही मेरे पास क्या होगा, फ्लक्स होगा। कोई मेरे पास एक यूनिट एरिया है और उससे परपेंडिकुलर हीट का फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वही मेरे पास क्या होगा, हीट फ्लक्स होगा। ठीक है ना, समझ में आया। एंड द मैथमेटिकली द क्वांटिटी, ठीक है ना, दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी। तो हम थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में, थर्मल कंडक्टिविटी मैथमेटिकली शोज हाउ इट गवर्न्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, समझ में आया। तो ये चीज़ें हमें कवर करनी है। तो आज जैसे कि हमने बताया, आज हम सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ मटेरियल्स एबिलिटी टू कंडक्ट हीट। ठीक है ना, ability of a body to conduct heat, whether it is conducting heat slowly or it is conducting heat fastly, what is its ability to conduct a heat, that measure is called thermal conductivity। समझ में आया। और it arises from the transport of energy by the molecules, molecules ट्रांसपोर्ट करेंगे एनर्जी को। ठीक है ना, समझ में आया। ठीक है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, ये हमने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो सपोज टेम्परेचर डिफरेंस है ना, T1 T2 इज देयर, तो T1 ज़्यादा है T2 से, तो टेम्परेचर डिफरेंस इज देयर, तो एनर्जी का फ्लो होगा। समझ में आया, ए से बी की तरफ जो पार्टिकल्स होंगे वो ए से बी की तरफ मूव करेंगे एंड विल कैरी एनर्जी। सिंपल टर्म्स में हम समझे तो हाई थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब हो गया कि जैसे कॉपर जनरली होता है, इसका मतलब उसमें हीट बहुत क्विकली ट्रांसफर करेगी। ठीक है, अब जैसे वुड है, अब जैसे वुड बेसिकली वुड में भी हीट का ट्रांसफर होता है, या मैं यदि बात करूँ, आप सोच सकते हो कि भाई हीट का ट्रांसफर वुड में कैसे हो सकता है, तो वुड में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना, समझ में, फाइलम इज देयर, फाइलम होता है ना वुड में, ना, इट कैरीज वाटर मॉलिक्यूल्स, इट इज बिकॉज ऑफ दैट इट कैरीज थर्मल वो हीट। समझ में, तो या एयर की मैं बात करूँ, एयर भी बैड कंडक्टर होता है। ठीक है ना, लेकिन इट कैरीज अ वेरी लो थर्मल कंडक्टिविटी, इट हैज़ अ वेरी लो थर्मल कंडक्टिविटी। इट मीन्स हीट का जो ट्रांसफर होगा बहुत स्लोली होगा, बहुत ही स्लोली होगा। ठीक है, तो हाई थर्मल कंडक्टिविटी जब हम कहते हैं, इसका मतलब है उस मटेरियल में हीट बहुत तेजी से ट्रांसफर करेगी। किसी मटेरियल को हम कहते हैं कि इट हैज़ लो थर्मल कंडक्टिविटी, देन इट मीन्स हीट स्लोली ट्रांसफर करेगी, है ना, या हम कह सकते हैं इट हैज़ ऑलमोस्ट जीरो थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो गैस की यदि मैं बात करूँ तो गैस में थर्मल कंडक्शन होकर, क्यों, बिकॉज होटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, होटर मॉलिक्यूल्स है, दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया। तो होटर मॉलिक्यूल हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, मैंने काइनेटिक थ्योरी पढ़ाया था जब आपको। तो हायर टेम्परेचर मीन्स पार्टिकल है हायर काइनेटिक एनर्जी, या होटर मॉलिक्यूल्स है हायर काइनेटिक एनर्जी। तो जब वो काइनेटिक एनर्जी हायर होगी तो वो कूलर रीजन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है ना, और कूलर मॉलिक्यूल्स को अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे। वाइल, ठीक है, यहाँ हम कहें कूलर मॉलिक्यूल्स जो है
होटर रीजन्स की तरफ मूव करेंगे टू एब्जॉर्ब एनर्जी, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन हायर पार्टिकल्स हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, है ना, हायर काइनेटिक एनर्जी उनका है, तो वो काइनेटिक एनर्जी जिन पार्टिकल्स का लो है उनकी तरफ मूव करेंगे, कूलर पार्टिकल्स की तरफ मूव करेंगे और दे विल एब्जॉर्ब एनर्जी। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज होता है एनर्जी का, इसी को हम क्या बोलते हैं, हीट फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीट फ्लो। ठीक है ना, और मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कापा क्वांटिफाइज दिस प्रॉपर्टी, लार्जर कापा ज़्यादा हीट फ्लो। ठीक है ना, समझ में आया, फॉर ए गिवन टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब देखो फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, तो डेरिवेशन से पहले, थर्मल कंडक्टिविटी के डेरिवेशन से पहले, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के डेरिवेशन से पहले हमें फोरियर्स लॉ पढ़ना पड़ेगा क्या होता है। तो देखो कंसीडर अ गैस, है ना, जिसका टेम्परेचर टी क्या है, जो वेरी करता है जेड डायरेक्शन में। अब सपोज मेरे पास गैस है, ठीक है ना, लेट अस अज्यूम इज हैज सम लेयर्स, है ना, डिफरेंट लेयर्स आर देयर। ठीक है, तो जो गैस है उसका टेम्परेचर जो है जेड डायरेक्शन में वेरी करता है। तो टेम्परेचर तो टी है लेकिन जेड डायरेक्शन में वेरी करता है। देखो सपोज यदि मैं एक्स डायरेक्शन ले लेता हूँ, ये एक्स हो गया, तो सपोज जो टेम्परेचर यहाँ, वही टेम्परेचर मेरे पास क्या है यहाँ एक्स डायरेक्शन में। लेकिन मैं यदि वाई जेड डायरेक्शन में जाता हूँ तो टेम्परेचर क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूँ देयर इज अ टेम्परेचर ग्रेडियंट अलोंग जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो डी टी बाय अपॉन डी जेड, तो चेंजिंग टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू जेड डायरेक्शन। तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ, तो टेम्परेचर जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ जेड डायरेक्शन। ठीक है, टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ जेड डायरेक्शन। तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ गैस आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो इस लेयर का टेम्परेचर अलग होगा, इसका अलग होगा, इस लेयर का अलग होगा, इस लेयर का अलग होगा। ठीक है ना, अलोंग जेड डायरेक्शन। तो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ये रिप्रेजेंट करेगा हाउ रैपिडली टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम वन लेयर टू द नेक्स्ट। ठीक है, समझ में आई बात। तो फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या कहता है, जो हीट फ्लक्स होगा यानी जो एनर्जी ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो है, ठीक है, उसको हम क्यों से लिखते हैं। अब देखो टेम्परेचर ग्रेडियंट इज अलोंग जेड डायरेक्शन, तो एनर्जी ट्रांसपोर्ट विल बी देयर इन अलोंग जेड डायरेक्शन। तो जो हीट फ्लक्स होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, ये अब नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट क्यों मैंने कह रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये मेरे पास सपोज यहाँ पर हायर टेम्परेचर है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है हायर टेम्परेचर है, यहाँ सपोज क्या है लोअर टेम्परेचर है। ठीक है, तो जैसे जैसे जेड की डायरेक्शन बढ़ रही है, लोअर से हायर टेम्परेचर की तरफ बढ़ रही है, लेकिन एनर्जी का फ्लो क्या होगा, अपोजिट होगा, है ना, ऐसे होगा, हायर टू लोअर होगा। समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, हायर टू लोअर होगा। ठीक है ना, लोअर की तरफ होगा, तो इसलिए ग्रेडियंट जो है नेगेटिव आएगा। समझ में आया, ग्रेडियंट वगैरह आपने पढ़ा होगा, डायरेक्शन उसका नेगेटिव, क्यों हायर टू लोअर जा रहा है ना, यदि लोअर टू हायर जाता तो पॉजिटिव होता। ठीक है, समझ में आया। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, माइनस के कांस्टेंट आ जाता है डी टी बाई डी जेड। और ये हर पर्टिकुलर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, हर गैस के लिए थर्मल कंडक्टिविटी अलग आएगी, ऑक्सीजन की अलग होगी, है ना, हाइड्रोजन की अलग होगी। तो ये है, तो केस कापा, तो क्यों जेड इज हीट फ्लक्स, केस कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड डी इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। और नेगेटिव साइन मैंने बताया, इट इंडिकेट्स हीट फ्लोज डाउन द टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट तो मेरा ये हो गया, है ना, एंड इट इज डाउन द टेम्परेचर ग्रेडियंट फ्रॉम हायर टू लोअर, लोअर की तरफ है, इसलिए नेगेटिव साइन आया है। ठीक है, समझ में आई चीज़ें। अब देखो सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन हम इसका डायग्राम से देख सकते हैं। यहाँ पे अभी देखो, तो डिफरेंट लेयर्स मैंने गैस की ले ली, ठीक है ना, और दो लेयर्स के बीच में मैंने डिस्टेंस कितना लिया है, वन मीन फ्री पाथ, वन मीन फ्री पाथ। समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये हमने एक्चुअली में क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन लिया है, क्या लिया है हमने, क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन, ध्यान से समझना, क्या लिया है, क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन लिया है। ठीक है, समझ में आई चार। तो क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन में हम क्या कर लेते हैं कि डिफरेंट लेयर्स ले लिए और हर दोनों लेयर के बीच में वन मीन फ्री पाथ डिस्टेंस हो गई, यानी लैम्डा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब यदि देखो ध्यान से आप समझो, यदि मैं ये एज्यूम करता हूँ कि हम स्फेरिकल अप्रोक्सीमेशन या मैं कहूँ हम एज्यूम करें कि जो अब हमने तो यहाँ पर देखो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जो फ्लो होगा वो हीट का ऊपर से नीचे की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ हाई टेम्परेचर है और यहाँ क्या है लो टेम्परेचर है। तो हमने तो यहाँ पर जेड डायरेक्शन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, जेड डायरेक्शन को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। लेकिन यदि मैं ऑल डायरेक्शन की यदि बात करूँ, किसकी बात करूँ, यहाँ ध्यान से देखो, ऑल डायरेक्शंस की यदि बात करूँ तो उस केस में ना हमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। समझ में आया, ऑल डायरेक्शंस की यदि मैं बात करूँ, ठीक है ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है मैं ऑल डायरेक्शंस की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर तो हमने एक पर्टिकुलर जेड डायरेक्शन लिया है, तो ऑल डायरेक्शंस में हमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स लेना पड़ेगा। तो जब हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से निकालते हैं तो दो लेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी आती है, 2/3 लैम्डा। समझ में आया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, कितनी आती है, 2/3 लैम्डा। और मोलिकुलर फ्लक्स कितना आता है, 1/4 NV। तो ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से जब हम करते हैं तब आता है। यदि हम क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन से करेंगे तो उस केस में डिस्टेंस कितनी आती है, दो लेयर के बीच में लैम्डा। समझ में आया, और मोलिकुलर फ्लक्स कितना होता है, 1/6 NV। ये दो चीज़ें से हम करते हैं। तो आप चाहे क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन से कर लो या स्फेरिकल केस एज्यूम कर लो, ठीक है, दोनों से ही हो जाता है। हम सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन से करेंगे, ठीक है।
आप प्रीवियस लेक्चर्स मेरे देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बता रखा है किस तरीके से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट जब हम लेते हैं तो मोलिकुलर फ्लक्स हमारा 1/4 एनवी किस तरीके से आता है। ठीक है, समझ में आया। तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या क्या चीज़ें, कहीं किसी बुक में 2/3 लिखा हुआ है, कहीं पर सिर्फ लैम्डा लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो मैंने डाउट क्लियर कर दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको ध्यान रहेगा। समझ में आए चीज़ें, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखो होटर रीजन जो है यानी टॉप है ना, एनर्जी लूज करेगा कूलर रीजन में नीचे की तरफ, और कूलर रीजन जो है वो एनर्जी को गेन करेगा। तो हीट नेट फ्लो होगा हीट का डाउनवर्ड, समझ में आया। ठीक है, तो डाउनवर्ड नेट हीट का फ्लो होगा। तो काइनेटिक थ्योरी इंटरप्रिटेशन में कह के यदि हम बात करें तो मोलिकुलर टर्म्स में तो हीट फ्लक्स का मतलब तो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस अ प्लेन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। हम देखेंगे कि जो हमारे पास 3 लेयर है ना, ठीक है ना, समझ में आया। तो अब जब इससे हीट का ट्रांसफर होगा ना डाउनवर्ड में, नेट ट्रांसफर क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहा है। तो हम इस प्लेन से हम ही क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, कितना फ्लक्स आ रहा है, हाउ एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इस प्लेन से, बीच वाले प्लेन से। समझ में आया। ठीक है, अब जब कुछ नीचे के मॉलिक्यूल्स हैं, जब कुछ एनर्जी वो गेन कर देंगे, दे माइट ऑल्सो मूव अपवर्ड। समझ में आया, लेकिन जो नेट ट्रांसफर होगा वो तो डाउनवर्ड की तरफ ही होगा मॉलिक्यूल्स का। समझ में आया, तो ये ध्यान रखना। तो मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन ना, दे माइट ऑल्सो मूव अपवर्ड, है ना। यहाँ से एनर्जी ऊपर जब एनर्जी गेन कर लेंगे तो वो भी ऊपर की तरफ जा सकते हैं, तो लेकिन नेट ट्रांसफर क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। तो इसी से हम देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स है होटर रीजन से ज़्यादा एनर्जी कैरी करके लोअर रीजन की तरफ आएंगे। ठीक है ना, तो नेटवर्ड डाउनवर्ड फ्लक्स होगा, वही हमें कैलकुलेट करना है। समझ में आए चीज़ें, तो ये ध्यान रखना। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द डेरिवेशन पार्ट। अब हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो गैस को जैसे मैंने बताया है कि कंसीडर करना है टेम्परेचर ग्रेडियंट है जेड डायरेक्शन में, है ना। नेट एनर्जी ट्रांसपोर्ट हमें पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अब निकालना है। अब देखो क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन हम मान रहे हैं, तो जो फ्लक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द प्लेन है ना, अब हम तो हमें क्या करना है, तो देख मॉलिक्यूल्स तो आइसोट्रोपिक है, सारी डायरेक्शन में वो मूव करें, तो ऑन एन एवरेज 1/3 ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स मूविंग अलोंग द जेड डायरेक्शन। समझ में आया क्या। देखो अब क्यूबिक अप्रोक्सीमेशन ही तो लिया है हमने, तो देखो ये मेरे पास सपोज एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये मैंने डेराइव किया हुआ है मोलिकुलर फ्लक्स प्रीवियस लेक्चर्स में भी। तो आप यदि ध्यान से देखो तो 3 डायरेक्शन हो गई, तो मेरे पास देखो नंबर ऑफ पार्ट एन, नंबर डेंसिटी कितना हो गया एन, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है एन है। तो यदि मैं एक्स वाई जेड लूँ, तो मैं जेड डायरेक्शन में यदि पूछूँ सिंपली, ठीक है ना, तो है एक्चुअल में कितना, देखो एक्स वाई जेड, तो ये तो मेरे पास 1/3 आ जाएगा ना। तो यदि मैं पूछूं भाई एक्स डायरेक्शन में कितने पार्टिकल जा रहे हैं, तो 1/3n, जेड में कितना जा रहा है 1/3n, और वाई में कितना जा रहा है 1/3n। तो 3 डायरेक्शन है ना, तो 1/3n कर ले। समझ में आया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब पार्टिकल्स तो एक डायरेक्शन का तो मैंने निकाल लिया ये, है ना, लेकिन वो एक प्लस ऊपर भी प्लस जेड भी जा सकता है, माइनस जेड डायरेक्शन में भी जा सकता है ना। तो ऐसे ही वो प्लस माइनस वाई प्लस माइनस के जेड है, वैसे कितनी 6। समझ में आया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अब निकालूँ प्लस माइनस, मतलब एक्स को मैं 2 डायरेक्शन में बदल दिया ना, प्लस और एक माइनस। तो अब मैं पूछूँ तो कितना होगा, अब तो 6 डायरेक्शन हो गए, तो मैं एक सिर्फ पॉजिटिव जेड में पूछूँ यदि, तो कितना होगा 1/6n। समझ में आया। ठीक है, तो इस तरीके से तो जो फ्लक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द रेफरेंस प्लेन फ्रॉम वन साइड, एक साइड से यदि क्रॉस करेगा, अब मान लो प्लस जेड में जाए या माइनस जेड की तरफ पार्टिकल्स आए, तो कितना होगा 1/6n इंटू में v। तो ये मॉलिकुलर फ्लक्स हम इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये मैंने डेराइव भी किया हुआ है और ज़्यादा डिटेल में, यहाँ तो मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए बताया है। समझ में आया। तो ये मॉलिकुलर फ्लक्स आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग अ प्लेन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, समझ में आया चीज़ें। अब देखो एनर्जी कैरिड बाय मॉलिक्यूल्स, तो ऑन एन एवरेज हम जानते हैं मॉलिक्यूल्स फ्रॉम बिलो लास्ट सफर कोलिजन एट अ डिस्टेंस लैम्डा एल। अब ये तो है ना, 3 हमने प्लेन माने थे, तो कितना डिस्टेंस है लैम्डा एल। ठीक है, और ये कितना डिस्टेंस है लैम्डा एल है। ठीक है, तो जो एनर्जी पर मॉलिक्यूल है हम जानते हैं कितना होता है 1/2 FkBT। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का एनर्जी है। ये मैंने आपको जब पार्टीशन ऑफ पढ़ाया था आपको सॉरी पार्टीशन कह रहा हूँ मैं, जब हमने इक्विपार्टीशन थ्योरम पढ़ी थी एनर्जी के लिए, तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि द मॉलिक्यूल है ना, द एवरेज एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज 1/2 FkBT। ठीक है, एफ क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मोनो एटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू 3 होगी, डाई एटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू 5 होगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी हैव कवर्ड। तो 1/2 FkBT इज द एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल। तो देखो एनर्जी पर मॉलिक्यूल अराइविंग फ्रॉम बिलो एंड अबव रेस्पेक्टिवली, तो इस प्लेन को से तो पार्टिकल ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, नीचे की तरफ भी जा सकते हैं। समझ में मैंने बताया था आपको, वेन द लोअर ऊपर से तो आएंगे, इट हैज हाई टेम्परेचर, यहाँ लोअर टेम्परेचर है, तो पार्टिकल्स फ्रॉम द बिलो कैन एक्वायर एनर्जी फ्रॉम व्हेन द मॉलिक्यूल्स विल अराइव फ्रॉम हायर वन एंड दे विल ऑल्सो मूव टुवर्ड्स दिस प्लेन। ठीक है, तो लेकिन जो नेट ट्रांसफर होगा वो तो डाउनवर्ड ही होगा। समझ में आया। अब ध्यान से देखना है क्या, अब देखो ये है ना हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है जेड टी जेड। अब देखो जेड का आने का मतलब देखो यहाँ पर ये जेड टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। समझ में आया।
टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो ये मेरे पास डिस्टेंस कितनी है जेड, और ये कितनी है मेरे पास लैम्डा। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है जेड माइनस के लैम्डा, यहाँ पर कितना है जेड प्लस लैम्डा, ये समझ में। तो टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। ऐसा नहीं कि तुम अंदर मल्टीप्लाई कर दो टी जेड प्लस टी लैम्डा, ऐसा नहीं होगा। तो इट इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, समझ में। ठीक है, तो एनर्जी तो द एनर्जी होगी पर मॉलिक्यूल अराइविंग फ्रॉम बिलो एंड रेस्पेक्टिवली। तो जो नीचे से मॉलिक्यूल्स अराइव कर रहे होंगे उनके लिए एनर्जी ये होगी, ऊपर से मॉलिक्यूल अराइव कर रहे होंगे उनके लिए एनर्जी ये होगी। ये टेम्परेचर ही लिखा है मैंने, देखो 1/2 एफ, हाँ एफ 1/2 के बी, और ये टेम्परेचर है, ठीक है ना, ये वाला टेम्परेचर, और ये क्या है ऊपर वाला टेम्परेचर है, समझ में। ये वही फॉर्म है 1/2 एफ की बी टी, ठीक है, समझ में। मोलिकुलर फ्लक्स हम जानते ही हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोलिकुलर फ्लक्स का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दिस इज द एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो मोलिकुलर फ्लक्स में एनर्जी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी मेरे पास आ जाएगी। तो जो टोटल एनर्जी ट्रांसपोर्टेड है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फ्रॉम बिलो, तो उस फ्लक्स में किसकी एनर्जी की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये मेरे पास फ्लक्स था, ये एनर्जी था, है ना। ये 1/6 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही तो ट्रैवल कर रहे थे नीचे से ऊपर की तरफ जेड डायरेक्शन में। और यदि मैं ये तो मॉलिक्यूल्स अपवर्ड ट्रैवल कर रहे हैं ऐसे, है ना, अपवर्ड यानी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, कुछ ऊपर से आएंगे, वो भी कितने होंगे 1/6 मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये एनर्जी हो गई एक मॉलिक्यूल की, ठीक है, समझ में आया। तो नेट एनर्जी फ्लक्स में निकाल सकता हूँ। तो वैसे तो ये ज़्यादा होगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो मैंने यदि क्यू माइनस क्यू प्लस पॉजिटिव भी करता हूँ तो देखो सिंपली 1/6 NV 1/6 NV 1/2 एफ के बी टी तो कॉमन आ गया मेरे पास, 1/2 एफ के बी, है ना, और ये टेम्परेचर आ गया माइनस के, ठीक है, समझ में आया। दोनों को बस यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो 1/2 12 एफ एन वी के बी, ठीक है। अब इस टर्म को हम, जैसे मैंने बताया था, ये ब्रैकेट में नहीं है कि भाई आप टी की टेम्परेचर के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। तो हम टेलर एक्सपेंशन का इस्तेमाल करके इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो टेलर एक्सपेंशन करते हैं अबाउट जेड डायरेक्शन। तो जेड प्लस लैम्डा है तो टी जेड प्लस लैम्डा डी टी अपॉन में डी जेड, यहाँ पे क्या आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, समझ में। इसी तरीके से जेड माइनस लैम्डा है तो माइनस प्लस माइनस इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पे क्या मेरे पास लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यदि मैं एक और टर्म लिखना चाहूँ तो क्या होगा लैम्डा क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, डी क्यूब अपॉन में डी जेड। यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लैम्डा क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल डी क्यूब अपॉन में डी जेड क्यूब, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम इनको। तो देखो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो इसमें से इसको घटाना है, समझ में आया। तो देखो जब इसमें से इसको घटाएंगे, देखो ये दोनों टर्म तो कट जाएगी मेरे पास, ठीक है, ये दोनों टर्म भी कट जाएगी। अब देखो ये दोनों, देखो ये ऐड हो जाएगी, इसमें से इसको घटा रहे ना, इसलिए -2 लैम्डा आएगा। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा 2 आएगा, देखो 3 फैक्टोरियल है ना, तो यानी 6, ये नीचे 3 बचेगा, 2 आएगा ऊपर तो कट जाएगा सिंपली, ठीक है ना। तो स्मॉल लैम्डा के लिए तो ऑल टर्म्स नेग्लेजिबल हो जाएंगी, हायर ऑर्डर वाली तो इसको भी हम हटा ही देते हैं, इसको भी नेग्लेक्ट करते हैं, सिर्फ हम सिंगल लैम्डा वाली टर्म हम रिटेन करेंगे। तो ये आ गया, ठीक है, सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो जो हीट फ्लक्स हमारे पास था 1/2 एफ एन वी के बी, और ये -2 लैम्डा डी टी बाई डी जेड, ठीक है, समझ में आया। ये टर्म यहाँ पे आप देख सकते हो, 2 से काट दो इसको सिंपली, तो -1/6 एफ एन वी के बी लैम्डा डी टी बाई डी जेड, ठीक है। अब हम जानते हैं क्यों क्या होता है माइनस के कापा और डी टी बाई डी जेड। तो यदि हम कंपैरिजन करें तो हम यहाँ से थर्मल कंडक्टिविटी अपनी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम जब कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन से हमारे पास क्या निकल के आया, कापा इज इक्वल टू 1/6 एफ एन वी के बी लैम्डा। तो ये हमारे पास आ गई थर्मल कंडक्टिविटी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। हमने एलिमेंट्री काइनेटिक थ्योरी का तो इस्तेमाल किया इसको डिराइव करने के लिए। अब हम इसको और फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। अब देखो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखो 1/2 के बी टी, ठीक है, F1, तो ये तो मेरे पास एनर्जी है एक मॉलिक्यूल की। यदि मैं मास से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास स्पेसिफिक हीट हो जाएगी, समझ में, ठीक है। तो स्मॉल सी वी से मैंने इसको लिखा, तो ये क्या स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमने लिया है, समझ में आया, वेयर एम इज द मास ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल। अब देखो हम इसको मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, तो यदि आपको ध्यान हो तो हम 1/2 एफ और के बी को मैं क्या लिख सकता हूँ R/में नहीं, और ये मेरे पास कितना आ गया, सॉरी टी नहीं आएगा, ठीक है, टी नहीं आएगा, तो ये आ गया मेरे पास। तो ये मेरे पास क्या होगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, समझ में आया। और ये मेरे पास हो गया अपॉन में एम, ठीक है। तो ये 1/, तो मेरे पास CV इज इक्वल टू 1/2 FR इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, समझ में आया।
ठीक है, सॉरी मोलर मास, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस, और ये क्या हो गया, एम क्या हो गया, मोलर मास हो गया, समझ में आया। और सी वी इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो ये है, अब देखो तो ये हो गया, ये मैंने आपको डेराइव कर ही दिया, ये मेरे पास 1/2 इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब हमारे पास देखो फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, कापा इज इक्वल टू 1/6 एफ एन वी के बी लैम्डा, यही तो आया था। तो इसको हमने क्या किया, देखो 1/6 को क्या किया, 1/2 और 1/3, ये किया है मैंने, समझ में आई चीज़ें, ठीक है। अब हम इसको फर्दर किस तरीके से इसको मतलब चेंज कर सकते हैं। अब यदि आप ध्यान से इस चीज़ को देखो तो हम एन है मेरे पास, तो डेंसिटी इज इक्वल टू एम इंटू में एन। मास डेंसिटी की यदि मैं बात करूं तो मास डेंसिटी यही तो होगा, एन क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में वॉल्यूम, तो ऊपर तो टोटल मास आ गया, नीचे वॉल्यूम आ गया, तो मैं यहाँ से एन को से क्या लिख सकता हूँ, रो अपॉन में एम, समझ में आई चीज़ें, ठीक है। और ये मेरे पास क्या आ गया, के बी को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, है ना, ये एफ भूल गया तो एफ यहाँ आ गया, और ये मेरे पास वी और ये लैम्डा बचा, समझ में आया, ठीक है। तो 1/2 एफ के बी, तो इसको मेरे पास कितना बचेगा, 1/3, ये बचा क्या, रो, और ये क्या बचा, वी, और ये क्या बचा, लैम्डा, और बाकी मेरे पास क्या आ जाएगा, हीट कैपेसिटी, ठीक है ना, ये वाली टर्म 1/2 एफ के बी अपॉन में, तो 1/2 एफ के बी अपॉन में ये टर्म आ गई, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म्स में लिखना है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म्स में, मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म्स में लिखना है सिंपली, तो आप इसको अपॉन में मोलर मास, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, है ना, ये तो मैंने अब बताया था आप लोगों को, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो ये रिलेशन बिटवीन कापा एंड विस्कोसिटी, तो थर्मल कंडक्टिविटी और विस्कोसिटी के टर्म्स में रिलेशनशिप यदि हम निकालें तो विस्कोसिटी हमने क्या निकाला था, 1/3 रो वी लैम्डा, समझ में आया। और कापा हमारे पास कितना आया, 1/3 रो वी लैम्डा, और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या मैं कहूँ मोलर हीट कैपेसिटी में की टर्म्स में लिखूँ तो सी वी अपॉन में, ये तो है। अब दोनों को यदि आप डिवाइड कर दो तो विस्कोसिटी अपॉन में कापा, तो ये कट जाएगा, समझ में आया, ऊपर एम चला जाएगा, और ये मेरे पास सी वी आ गया, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी यदि आप करने लगो तो मेरे पास क्या मिलेगा, के एम अपॉन में सी वी बेटा, ये 1 आ गया, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो इक्वेशन है ये क्या प्रिडिक्ट करती है, तो ये जो रेशियो आ रहा है क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इक्वल टू 1 सभी गैसेस के लिए, समझ में आया आपको, सभी गैसेस के लिए क्या आएगा, 1 आ, क्योंकि कांस्टेंट टर्म आ रही है, कोई वेरिएबल थोड़ी ना है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है जो वेरी करेगा, ये 1 आ रहा है, तो इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑलमोस्ट ऑल गैसेस। लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है कि जब हम अलग अलग गैसेस के लिए करते हैं ना, ठीक है ना, तो ये वैल्यू 1 नहीं आती है, ग्रेटर देन 1 आती है, ठीक है। किस चैपमैन और स्कोग थे जिन्होंने रिग्रेस कैलकुलेशंस किया, और उन्होंने क्या किया कि अलग अलग गैस के लिए अलग अलग आ रही है, और वैल्यू 1.5 और 2.5 के बीच में वेरी करती है, समझ, यहाँ से थ्योरेटिकली तो देख रहे हैं कांस्टेंट आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग आ रही है, ठीक है ना। और वैल्यू कितने, भाई मैंने हाइड्रोजन लिया उसके लिए अलग आया, ऑक्सीजन लिया, ये रेशियो निकाल के देख लिया उसके लिए अलग आया, तो बहुत सारी गैसेस लिए उसके लिए अलग अलग आया, तो वैल्यू किसके बीच में आ रही थी, 1.5 और 2.5 के बीच में आ रही थी एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन हो गया हमारा। तो यानी डिफरेंट आया डिफरेंट गैसेस के लिए, और ये भी देखा कि ये जो है ये घटती है, ये वैल्यू कम होती है यदि इंक्रीजिंग एटोमिसिटी ले, यानी अब देखो मैंने सपोज ऑक्सीजन के लिए लिया और फिर मैंने अमोनिया गैस के लिए लिया, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4 मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें 2 ही मॉलिक्यूल है, तो इसकी एटोमिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा एटोमिसिटी के लिए ये वैल्यू कम आई, समझ में आया। तो एटोमिसिटी के साथ ये वैल्यू क्या आ रही थी, कम आ रही थी। ये 2 प्रिडिक्शंस थे, इसके ध्यान रखना। पहला ये इट इज़ दिस रेशियो इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, पहली बात तो ये क्या डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, दूसरा एटोमिसिटी के साथ ये वैल्यू कम हो रही थी, ठीक है। तो काफ़ी अलग सेवरल रीजन्स थे इसके लिए, ठीक है ना, वो हमारा उसका पार्ट नहीं है, वी आर जस्ट डिस्कसिंग एलिमेंट्री काइनेटिक थ्योरी, ठीक है ना। जब हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, या मे भी वहाँ भी शायद इसको ना कवर किया जाए, क्योंकि वहाँ हम पूरा स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को पढ़ेंगे। हो सकता है यदि चैपमैन और इसको एक्सपेरिमेंट यदि आपके पार्ट में होगा, या आप जब हाई रिसर्च में जाएंगे, ठीक है ना, मे बी इन PhD, तो वहाँ पर आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन एक आइडिया मैंने आपको दे दिया है, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। अब स्वाभाविक सी बात है, देखो मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर मास तो सभी का अलग अलग होगा, विस्कोसिटी भी ऑलमोस्ट सभी गैसेस की अलग अलग होती है, ठीक है, देयर आर वेरियस फैक्टर्स इन दैट, तो ये रेशियो भी अलग अलग ही आता है जनरली, ठीक है ना, समझ में आया। बात करते हैं फिजिकल कंसिक्वेंसेस की। तो देखो इंडिपेंडेंस फ्रॉम प्रेशर, तो यदि मैं आपको बताऊं, देखो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब मैंने विस्कोसिटी प्रीवियस लेक्चर में बताया था, तो वहाँ पर 1/3,
ठीक है ना, रो वी लैम्डा। ये हमारे पास विस्कोसिटी आया था, विस्कोसिटी का फॉर्मूला हमने निकाला था, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमने देखा था विस्कोसिटी जो होती है इंडिपेंडेंट होती है प्रेशर पर, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकली हमने चीज़ देखी थी प्रेशर पर निर्भर नहीं करती है। अभी फिलहाल के लिए आप यही समझो प्रेशर पर निर्भर नहीं करिए। अभी आप थर्मल कंडक्टिविटी का देखते हैं, ठीक है ना। तो थर्मल कंडक्टिविटी में भी देखो आप, दो फॉर्मूले हैं हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी के लिए ना, या कोई से भी निकाल सकते हैं। एक तो देखो 1/6 F/N/V लैम्डा के भी एक फॉर्मूला ये है, या एक फॉर्मूला हमारे पास ये है 1/3 और कापा रो वी लैम्डा और सी वी स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो बस आप सिंपली क्या कर दो, जैसे मैं इससे निकालूँ, इससे तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया है। तो हम क्या करते हैं, लैम्डा की वैल्यू यदि मैं रखूँ तो √2 n रो, समझ में आया, ये आ गया, ठीक है। अब डेंसिटी हम जानते हैं, डेंसिटी क्या होता है m/n, समझ में आया, नंबर डेंसिटी और ये मास है मास। तो मैं यदि यहाँ पर m/n लिखूँगा तो n से वो कट जाएगा, तो समझ में आया। तो मेरे पास सिंपली क्या बचेगा 1/3 mv/cv √2 सिग्मा, ये बचेगा। तो नंबर डेंसिटी मेरे पास नहीं है, तो एक्चुअली में प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी K/m, ये प्रेशर होता है ना। ये हम गैस लॉ से निकालते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। तो फॉर्मूला डज नॉट कंटेन नंबर डेंसिटी, कैंसिल हो गया। तो नंबर डेंसिटी इज नॉट देयर, तो इट विल आल्सो नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, तो वो प्रेशर पर भी निर्भर नहीं करेगा। तो ये थ्योरेटिकली है। तो जैसे विस्कोसिटी में प्रेशर पर निर्भर नहीं कर रहा था, ऐसे ही जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो भी प्रेशर पर निर्भर नहीं करती है। तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखो। तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस थर्मल कंडक्टिविटी विस्कोसिटी की तरह ही प्रेशर पर निर्भर नहीं कर रही है, ठीक है। और ये एग्रीमेंट में भी है, दिस इज इन गुड एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स डाउन टू वेरी लो प्रेशर, समझ में आया। लेकिन जब हम एक्सट्रीमली लो प्रेशर की बात करते हैं, एक्सट्रीमली लो प्रेशर, ध्यान रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जब बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर की बात करते हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कम हो जाती है और विस्कोसिटी भी कम हो जाती है, ठीक है। तो दोनों प्रेशर पर निर्भर करते हैं, कब, एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर, एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि भाई एक नॉर्मल कंडीशंस पर एक्सपेरिमेंटली भी ये देखा गया कि प्रेशर पर निर्भर नहीं करते, लेकिन जब हम एक्सट्रीमली लो प्रेशर करते हैं तो एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि तो प्रेशर पर निर्भर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्ड ध्यान रखना, एक्सट्रीमली लो प्रेशर, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो ये है, तो डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर एंड मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो हम जानते हैं, देखो कापा क्या है 1/3 रो वी लैम्डा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होती है मॉलिक्यूल की 8 kBT/m। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास, समझ में आया। तो ये कापा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास, समझ में आया। तो दो कंक्लूजन यहाँ से निकले हैं क्या, देखो थर्मल कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज करेगी टेम्परेचर के साथ क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, समझ में आया। तो ये बात तो समझ में आती है। फॉर रियल गैसेज इंक्रीज इज समवट फास्टर देन अंडर रूट, कहने का मतलब है हमने क्या देखा, कापा कैसा √T इस तरीके से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो समझ में आता है कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इंक्रीज करेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या देखते हैं, जो इंक्रीमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, क्या है, इंक्रीमेंट है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रेडिक्शन इंक्रीमेंट, ठीक है। क्योंकि कोलिजन क्रॉस सेक्शन वगैरह इट सेल्फ डिपेंड ऑन टेम्परेचर, क्योंकि हमारे पास कोलिजन क्रॉस सेक्शन भी तो होता है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू जब हम रखेंगे √2, ठीक है ना, सिग्मा n, तो सिग्मा जो है वो भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, तो दैट ऑल्सो गिव एन एक्स्ट्रा फैक्टर, है ना। थर्मल मोलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होते हैं दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं तो वो थर्मल कंडक्टिविटी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, समझ में आई चीज़ें। तो ये है, लेकिन नॉर्मली जो बिहेवियर है वो ध्यान रखना आप, के जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होता है, कोई पूछे तो √T ही लिखना है हमें, ठीक है, समझ में आई बात, ध्यान रखना। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको ऐसे बता सकता हूँ यहाँ पे, आप देखो मैं नहीं चाहता आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो, क्योंकि आप देखो एक आइडिया लगाओ, देखो कापा इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, रो वी लैम्डा सी वी, यही तो है। तो अब देखो 1/3 है ना, अब देखो ये भी कांस्टेंट एज्यूम करो, ये भी, तो कापा जो हमारे पास लैम्डा भी तो हमारे पास क्या होता है 1/√2 n सिग्मा, n क्या होता है P/kBT, तो kBT चला गया ऊपर, ठीक है ना। अब वी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, और ये यहाँ भी एक T है, तो कापा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2 आ रहा है वैसे देखें तो जनरली, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने अभी आपको क्या बताया √T बताया है, तो T⁻³ ज़्यादा ही होता है T1/2 से, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ को फास्टर टेम्परेचर चेंज दिखाता है, क्या दिखाता है, फास्टर टेम्परेचर चेंज आता है एज प्रेडिक्शन,
समझ में आए चीज़ें, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी में बस आप ध्यान रखना, ये नॉर्मल बिहेवियर में ना, अंडर नॉर्मल कंडीशंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है, ठीक है। तो पूछे कोई एग्जाम में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पावर 1/2 लिखना है, ये नहीं लिखना है, समझ में आया, ठीक है। दूसरा देखो, मास अंडर रूट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, तो थर्मल कंडक्टिविटी, मास बढ़ेगा थर्मल कंडक्टिविटी घट जाएगी, तो घट जाती है विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास, ठीक है ना। तो अमोंग डायटोमिक गैसेज जैसे हाइड्रोजन है, सबसे कम मास हाइड्रोजन का ही होता है मोलिकुलर मास, तो सबसे हाईएस्ट कंडक्टिविटी भी उसी का ही होता है एट एनी गिवन टेम्परेचर। आई एम टॉकिंग अबाउट गैस, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।